हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान का परिचय एवं जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द से आया। बायोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायो, जिसका अर्थ होता है लाइफ, जिसे हम लोग हिंदी में जीवन कहते हैं। लाइफ मतलब जीवन। उसके बाद लोगोज, जिसका अर्थ होता है स्टडी, जिसे हम लोग हिंदी में अध्ययन कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और एक लोगोज। जिस कहने का अर्थ यह है कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ जीवन का अध्ययन करना होता है। जैसे में इसका परिभाषा है कि जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। या कोई भी पृथ्वी पर जितना भी जीवन है, जैसे में हम लोग हो गए या कोई भी पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गए, उन सब के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो अब जानते हैं कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, मतलब सबसे पहले जीव विज्ञान को किसने खोजा, किसने बताया। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। पूरा जीव विज्ञान जिनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनका मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो चलिए, बायोलॉजी के बारे में हम जान गए। उसके बाद जानते हैं बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं, मतलब बायोलॉजी के कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, और दूसरा है जीव विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉटनी किसे कहते हैं। बॉटनी कहने का मतलब क्या है, मतलब वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वनस्पति विज्ञान। तो देखिए स्टूडेंट, इस शब्द में ही इसका आंसर छुपा है। जैसे में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति का मतलब होता है जो पेड़ पौधे हैं, गाछ वृक्ष है, वही वनस्पति हो गया। तो इसका मतलब पेड़ पौधे के अध्ययन को
वनस्पति विज्ञान कहते हैं, मतलब बोटनी। जैसे में खेती हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब वनस्पति विज्ञान में आते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो वनस्पति विज्ञान उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द बास्किन से हुआ है। बास्किन का अर्थ समझते हैं? बास्किन का अर्थ होता है चरना। बास्किन का अर्थ होता है चरना। अब जानते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक लिनियस को कहा जाता है। खैर पहले जो अरस्तु थे, अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस को भी कहा जाता है। तो वो ओल्ड वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। फिलहाल में जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान है उनके जनक हम लोग लिनियस को मानते हैं। लिनियस आधुनिक वनस्पति के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक। अब चलिए हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में जान गए, जिसमें वनस्पति जैसे में पेड़ पौधे, गाछ वृक्ष, खेती बाड़ी, ये सब वनस्पति विज्ञान में आता है। उसके अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आता है जीव विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान कहने का अर्थ यह है कि जीव का अर्थ होता है जीवन। जीव का अर्थ होता है जो जीव जंतु है। जैसे में गाय हो गया, मानव हो गया, मछली हो गया, जितने भी जीव हैं उनके अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। जैसे में तो आप लोग जानते हैं जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु हो उसके अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक, जूलॉजी के जनक, मतलब जूलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले एक बार रिवाइज मार लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने जाना कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन किन शब्दों से मिलकर बायोलॉजी शब्द बना है। तो सबसे पहले हमने जाना कि बायोलॉजी शब्द जो है वो 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। तो पहला है बायो, जिसका अर्थ होता है जीवन, और दूसरा है लोगोज, मतलब स्टडी, मतलब अध्ययन। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी के मतलब है कि जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब कोई भी जीव हो, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी हो, उसके अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान को पिता अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ही जीव विज्ञान की खोज की है। उनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व हो गई थी। अब देखिए, जानते हैं कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। आखिर जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं? तो जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं, वनस्पति विज्ञान और बोटनी। वनस्पति विज्ञान, और जिसे बोटनी कहते हैं इंग्लिश में, और जीव विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोटनी के बारे में जानते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होता है? वनस्पति का मतलब क्या समझते हैं? पेड़ पौधे, वन और वनस्पति, पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
उसके बाद देखते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहता है। वनस्पति विज्ञान के जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान। खैर पहले वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु के आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कार्लस लिनियस को मनाया था, क्योंकि आधुनिक में इन्होंने नोमेनक्लेचर दिया है कि और किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म का इन्होंने नाम अपनी बुक में लिखा है। इसीलिए इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, बास्किन ग्रीक भाषा, जिसका अर्थ होता है चरना। तो उसके बाद जानते हैं जूलॉजी किसे कहते हैं, जिसका जैसे में जूलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान, मतलब जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब धरती पर पृथ्वी पर जितना भी जीव है उनके अध्ययन हम करते हैं तो उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ और जो अच्छा छोड़िए, चलिए बात करते हैं हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ और जान लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव, जिसे इंग्लिश में यूनिसेलुलर कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। आइए जानते हैं एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशिकीय कहने का अर्थ ये है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिंदी लिखा गया है इसी में इसका आंसर छुपा है। जैसे में एक कोशिकीय, एक का मतलब एक और कोशिका का मतलब कोशिका, सेल, मतलब एक कोशिका से बने हुए जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से जीव हैं धरती पर जो एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे में आप लोग सुने होंगे अमीबा, और ये बहुत छोटे होते हैं, एक सेल के बराबर होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी बहुत सारे ऐसे कोशिकीय जीव होते हैं। अब उसके बाद जानते हैं बहुकोशिकीय जीव मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहु का मतलब बहुत, और कोशिका का मतलब कोशिका। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे कोशिका से बने जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए बहुकोशिकीय, बहु का मतलब होता है बहुत, और कोशिका का अर्थ होता है कोशिका और जीव। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे में बहुकोशिकीय जीव का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे में मानव हो गए, कोई भी, जैसे में बिल्ली हो गई, मछली,
इट इज़ बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुकोशिकीय है, जो हम देख सकते हैं या जो हमारे आँखों के सामने होता है, इसे बोल सकते हैं हम बहुकोशिकीय जीव। पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय होते हैं और भी बहुत सारे जीव जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं। चलिए चैप्टर के तरफ चलते हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रकरण। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का जैव प्रकरण पूंछड़। जैव प्रकरण एवं पूंछड़। तो इस पाठ के कहने का अर्थ ये है, इस पाठ में जाने से पहले हम लोग पाठ के फर्स्ट में ही दिया है, आप लोग के चैप्टर में ही दिया है, देख लीजिए घर पे, कि लिविंग और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। सजीव एवं निर्जीव, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो शायद आप लोग जानते होंगे सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सजीव, चलिए हम लोग इसमें अंतर जान लेते हैं सजीव और निर्जीव में। तो पहला अंतर ये है कि सजीव जो होता है वो अपना शरीर में वृद्धि कर सकता है। सजीव वृद्धि करता है, निर्जीव वृद्धि नहीं करता। दोनों में सजीव एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है और बिना किसी की मदद से। सजीव एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, निर्जीव नहीं जा सकता। चलिए तीनों में जान लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सजीव जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सजीव जो होते हैं वो सेल मतलब कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई जीव है अगर कोशिका से मिलकर नहीं बना है तो उसे निर्जीव हम कहेंगे। सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। देखिए तो इसका एग्जांपल भी एक दो ले लेते हैं। और भी सजीव और निर्जीव में बहुत सारा डिफरेंट है। तो फिलहाल आप लोगों के चैप्टर में इतना ही जानना है। तो इसका सजीव के एग्जांपल कुछ जान लेते हैं। सजीव के एग्जांपल है जैसे कि हमने बताया कि सजीव जो है जो वृद्धि कर सकता है, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सजीव कौन हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल में आते हैं। मानव हो सकता है, कुत्ते हो सकते हैं, मछली हो सकती है, पंछी हो सकते हैं और भी बहुत सारे, जैसे में अमीबा भी हो सकता है। इसी बहुत सारे जीव है जो सजीव होते हैं। अब चलिए निर्जीव का एग्जांपल जान लेते हैं। निर्जीव तो जैसे में हमने बताया कि निर्जीव वृद्धि नहीं कर सकता है, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है, एक ही जगह पड़ा रहता है, जहाँ रखती है वहीं पे पड़ा रहता है। और वो मेन बात है कि कोशिका से नहीं बना होता है, कोशिका से नहीं बना होता है, वो बिना सेल का होता है, इससे ही। तो चलिए इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे कि
किताब हो गया, किताब तो बढ़ नहीं सकता है, यहाँ से वहाँ अपने आप नहीं जा सकता है, तो इसको हम निर्जीव बोलेंगे। पहाड़ हो गया, बेंच हो गया, ETC बहुत सारे ऐसे निर्जीव हैं। तो उसके बाद हम जैव प्रक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर का आखिर में निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो केमिकल रिएक्शन से, मतलब दबाव, उच्च ताप से पहला सेल का निर्माण हुआ, और उसी पहला सेल से सबसे पहले मोनेरा, जो आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है, सबसे पहले उसका निर्माण हुआ, जिसे बैक्टीरिया ऑप्ट्रिया, सबसे पहले उसका निर्माण हुआ। उसके बाद इवोल्यूशन करते करते बंदर से हम लोग आज मानव हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं सेल से कैसे निर्माण हुआ पूरे मनुष्य का। तो सबसे पहले धरती पर कोशिका आया, कोशिका, सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद बहुत सारे कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। फिलहाल हम लोग को यहाँ पे बहुत कम ही पढ़ना है इसके बारे में, 11th में सब कुछ पढ़ना है। ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक क्या होता है, कहाँ कहाँ कौन सा ऊतक होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। और कोशिका जानते होंगे आप लोग, कोशिका हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब हमारे शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। उसके बाद ऊतक, बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग, बहुत सारे कोशिका मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारा अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि कोशिका के समूह से अंग ऊतक बनते हैं। जैसे मैं ऊतक, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का जो स्किन है वो एक ऊतक होता है, हमारा ब्लड भी एक ऊतक होता है, जिसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ये बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग का मतलब जैसे में हमारा एक हाथ हो गया, एक पैर हो गया, या मुंह हो गया, या कोई भी एक अंग हो, एक ही अंग। तो ये सारे ऊतक मिलकर, बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और ये सारे अंग एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस समय हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसे में पाचन तंत्र, बहुत सारे तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये बहुत सारे तंत्र हैं। जैसे हम लोग पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं, तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए बहुत सारे अंग, जैसे में इसमें है मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब पाचन तंत्र का निर्माण किए हैं, उसी को अंग तंत्र बोलते हैं। तो बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर दिए, और कहता है बहुत सारे अंग मिलकर, एक अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो आप लोग जीव के निर्माण को, प्रोसेस को समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पाठ का शीर्षक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो जैव प्रक्रम कहने का अर्थ यह है कि जीवों के अनुरक्षण को जैव प्रक्रम कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है, जैव प्रक्रम का कहने का अर्थ यह है कि जीवों के अनुरक्षण, मतलब जीव अपने जीवन में या अपने जीवन काल में, कोई भी जीव हो, जो जीव अपने जीवन में जो भी क्रियाएं करती हो, जैसे में
पाचन करती है, श्वसन करती है, जिससे उसका मतलब वो जीवित रहता है, जिससे वो जीवित रहते हैं। जैसे में पोषण हो गया, मतलब जैव परिक्रम का कहने का अर्थ ये है कि जीव जो भी क्रिया करती है उसे हम जैव परिक्रम बोल सकते हैं। जो भी क्रिया हो, जीव जो भी क्रिया करती है, जो भी अपने जीवन काल में जीव जो भी क्रिया करती है उसे जैव परिक्रम कहते हैं। कहने का मतलब लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि उत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया, देखिए स्टूडेंट, हम सिलेबस के हद तक कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो हम लोग बोल रहे थे उत्सर्जन क्रिया, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो हम लोग बता देते हैं उत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन क्रिया आखिर कहते क्या है? उत्सर्जन का मतलब आप क्या समझते हैं? उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर कुछ निकलना। उत्सर्जन मतलब निकलना, उत्सर्जन मतलब निकलना, क्रिया मतलब कोई कार्य करना। जैसे में जब कोई जीव भोजन करता है तो उससे जो वेस्ट मटेरियल बनता है, जिसे हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, तो उसके सिक्रीशन मतलब उसको बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। जैसे में कोई भी जीव हुआ, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उससे जो भी, ऐसा बात नहीं है कि अगर हम खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा शरीर में हो गया, मतलब लग गया, जैसे में उसका उपयोग शरीर पूरा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ बचता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसी को हम लोग उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। तो ऐसा करते हैं, समझ गए वो उत्सर्जन क्रिया। उसके बाद हम लोग पोषण के बारे में बात करते हैं। पोषण, आखिर पोषण है क्या? पोषण किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए आजकल मतलब 17 तारीख से 10th सबका एग्ज़ाम है, इसीलिए थोड़ा शायद जल्दी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जल्दी में पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम पोषण का बात करते हैं। आखिर पोषण है क्या? पोषण किसे कहते हैं? आखिर पोषण किसे कहते हैं? पोषण आखिर किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? पोषण कहने का अर्थ है क्या? आखिर पोषण हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो देखिए पोषण का इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। पोषण का अर्थ होता है न्यूट्रिशन। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस क्रिया के द्वारा, मतलब देखिए डिफिनीशन लिखते हैं इसका, जीव, कोई भी जीव हो वो पोषक तत्व कहने का अर्थ है कि अपना भोजन, कोई भी भोजन हो, जीव पोषक तत्व ग्रहण करता है। मतलब पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग कर लेता है, उसे पोषण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो मतलब जीव पोषक तत्व, मतलब जैसे में हम लोग या कोई भी जीव हुआ वो खाना खाता है और उसका उपयोग कहीं कर लेता है। जैसे में शेर हो गया, तो अगर खाना खाएगा तो उसका उपयोग शिकार करने में कर लेता है, और हम लोग हुए तो कोई काम ही कर लेते हैं। तो ऐसे ही पोषण का अर्थ है यह है कि जीव पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग कर लेते हैं, उसी को पोषक कहता है। या जिस विधि द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग कर लेते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। मतलब पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण को कितने प्रकार में बांटे गए हैं, आखिर में वो भाग है कौन, तो उसके बारे में बात करते हैं।
तो पोषण को दो बराबर भागों में बांटा गया है। पोषण को दो बराबर भागों में बांटा गया है। पोषण के दो भाग होते हैं। एक में पर पोषण, जिसे ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट वाला ये हो गया। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि पर पोषण कहने का अर्थ क्या होता है। पर पोषण कहने का अर्थ होता क्या है। तो आखिर पर पोषण कहते किसे हैं, जानिए। हम लोग जानते हैं कि पर पोषण किसे कहते हैं। पर पोषण का कहने का अर्थ है कि वह जीव जिस विधि द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। बनाना मत लिखिएगा। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसे पर पोषण कहते हैं। गलती हो गया। सबसे पहले में है स्वपोषण। स्वपोषण वह जीव जिस विधि द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये बात याद रखिएगा, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषण कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल तो आप लोग जानते होंगे, सिर्फ हरे पेड़ पौधे बोलिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, या दूसरे पेड़ पौधे हुआ उससे अपना प्राप्त करते हैं। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पे हरे पेड़ पौधे ही बोलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर स्वपोषण में ऐसा क्या बात रहता है कि वह अपना भोजन खुद बनाता है, खुद संश्लेषित करता है। तो जैसा कि हमने इसका एग्जांपल बताया हरे पेड़ पौधे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोफिल जिसमें क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल मौजूद रहता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल आता है, इसीलिए उसे पत्तियाँ हरिया होती है। और एक क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और एक क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल आखिर क्या है, क्या चीज़ है जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो एक क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर ग्रहण खींचता है, ग्रहण करता है। इसीलिए यह स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, चलिए जान लेते हैं। आगे पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि पेड़ पौधे अपना भोजन आखिर बनाते कैसे हैं, आखिर वो क्या चीज़ होती है कि वो अपना पेड़ पौधे बना लेते हैं। आखिर सोचने वाली बात है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा में ऐसे क्या खूबी होती है, क्या फीचर रहता है कि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो घबराइएगा मत, हम बताते हैं कि पेड़ पौधे में ऐसी क्या खासियत रहती है कि अपना भोजन वो स्वयं बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लोरोप्लास्ट रहता है जो सूर्य की किरणों को अपनी ओर खींचता है। और पत्तियाँ हरी की क्यों रहती है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियाँ हरी क्यों रहती है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। चलिए अब बात करते हैं आखिर में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते कैसे हैं, किन किन सामग्री का उपयोग उसमें होता है उन लोगों में। तो चलिए उसके बाद तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब बनाते हैं। जैसे में हम लोग बनाते हैं ना कि अगर जैसे में चावल ही बनाना हुआ, भात, तो हम लोग सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। तो उसमें क्या क्या लगता है? उसमें पानी लगता है, फिर उसको गैस लगता है गर्म करने के लिए, फिर चावल रखते हैं, उसमें गर्म हो जाता है पानी, तो उसके बाद चावल बनता है। तो उसी में ऐसा ही होता है। तो भात बनाने में क्या क्या उपयोगी हुआ? भात बनाने में पानी लगा हमको, फिर चावल लगा, तो भात बनाना। तो ऐसा ही होता है प्रकाश संश्लेषण। ऐसे ही नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है? तो चलिए हम बताते हैं। संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं, आखिर होता कैसे है। तो प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। वायुमंडल से CO2 धरती से जल या खनिज लवण भी होता है, तथा क्लोरोफिल की सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कि प्रकाश संश्लेषण आखिर किसे कहते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लोरोफिल के कारण हरा दिखता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है जो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर, सूर्य की ऊर्जा को खींचता है। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं, कैसे होता है? तो जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के द्वारा धरती से जल या खनिज लवण तथा सूर्य से उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे मैं हम लोगों को बताया ना भात जी कैसे बनाते हैं, ऐसे ही प्रक्रिया है, ये अपना भोजन ऐसे ही बनाता है। तो इसके मुख्य घटक इसमें कौन कौन होते हैं, मतलब इसमें मुख्य घटक क्या है? अगर इसमें से एक भी चीज़ मुख्य घटक में से नहीं रही तो क्या बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, तो उसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य घटक प्रकाश संश्लेषण मुख्य घटक है जल हो गया, बिना जल के नहीं बना सकता है। जल, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट। या क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, इसमें से एक भी चीज़ अगर मिस हो जाता है, अगर नहीं रहता है, तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर सकता है।
अच्छा हाँ, एक और बात होता है कि आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात में सिर्फ उसके अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो उसके बाद हम लोग पोषण पढ़े थे, तो उसके बारे में, उसके पर पोषण के बारे में जान गए। उसके बाद हम लोग दूसरा मतलब दूसरे का भाग है इसका पर पोषण, जिसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आखिर पर पोषण होता किसे कहते हैं, पर पोषण क्या है? पर का मतलब पराया, मतलब दूसरा। पर मतलब पराया या दूसरा। पोषण मतलब पोषण, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो जीव, मतलब कोई जीव, जो भी जीव, पेड़ पौधे, जो भी जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, मतलब आश्रित रहते हैं, निर्भर या आश्रित रहते हैं, तो उसे पर पोषण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पर पोषण आखिर कहते किसे? पर मतलब बताया आपको पराया या दूसरा, आप पोषण मतलब पोषण, पोषण मतलब पोषण। तो जो जीव, मतलब पर पोषण विधि द्वारा, सॉरी एक बार लिख ले, इस विधि मतलब पर पोषण विधि द्वारा कहने का अर्थ है कि जो जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, जिसमें हम लोग हो गए, मानव हो गया, कुत्ता हो गया, पंछी हो गया, या इत्यादि जितने भी जीव जंतु हैं, शेर, बाघ, भालू इत्यादि जितने भी जंतु है जो किसी न किसी तरह से दूसरे जीव पर आश्रित है। पेड़ पौधों की तरह अपना भोजन नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है, इसीलिए इन्हें पर पोषण कहा जाता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें पर पोषण कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिया, मानव हो गया, कुत्ता हो गया, पंछी हो गया इत्यादि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो दूसरे, मतलब हरे पेड़ पौधे को छोड़ाकर जितने भी जीव जंतु है या पेड़ पौधे ही क्यों ना हुए, वो सारे के सारे पर पोषण में आते हैं। अच्छा हाँ, पर पोषण का इस इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए पर पोषण का भाग पढ़ लेते हैं। पर पोषण के कितने भाग होते हैं? तो पर पोषण के 3 भाग होते हैं। पर पोषण के कितने भाग होते हैं? पर पोषण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है मृत जीवी पोषण। पहला होता है मृत जीवी पोषण। देखिए हम बताते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसे रटिए नहीं, समझिए आखिर कहता क्या है, उसके कहने का मतलब क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि पर पोषण, पर मतलब पराया, पोषण मतलब पोषण करता है, मतलब दूसरे जीव से अपना पोषण करता है, तो उसे पर पोषण कहते हैं। वैसे ही पर पोषण के 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले आता है मृत जीवी। मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीव, और पोषण मतलब पोषण करता है। तो मतलब जो जीव मृत जीव या पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है,
सॉरी जिस विधि द्वारा जीव मृत जीव या पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। देखिए हमने जिस विधि क्यों लिखा, क्योंकि पोषण एक विधि हो गया, मृत जीवी पोषण एक विधि हो गया। तो इस विधि द्वारा जो जीव अपना भोजन ग्रहण करता है उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि इस विधि द्वारा तो ग्रहण करता है तो ठीक है, तो इस विधि द्वारा जो ग्रहण करता है उस जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले ये तो जान गए कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, कि जो जीव मतलब इस विधि द्वारा मृत जीवी पोषण विधि द्वारा जीव मृत जीव या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे में वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है, वो भी मरा हुआ। तो मृत जीवी पोषण में आता है अमीबा, मृत जीवी पोषण में आता है आपको कवक। मृत जीवी में कवक है जो मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। बैक्टीरिया हो गया, जैसे में आप लोग देखेंगे कि हम लोग को इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो ये बैक्टीरिया नहीं, आप लोग देखे होंगे कि मरे हुए जीव को, कोई भी जीव हो, वो सड़ने गलने लगता है कुछ दिन के बाद, तो ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो ऐसा मृत अपना भोजन उसे प्राप्त करते रहते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। और प्रोटोजोआ भी हो गया etc। उसके बाद हम बता रहे थे कि मृत जीवी पोषण, इस विधि द्वारा जो जीव भोजन करता है, मतलब इस विधि द्वारा जो जीव को भोजन करता है तो इस विधि को मृत जीवी पोषण कहते हैं। इस विधि द्वारा जो जीव भोजन ग्रहण करता है उसको क्या बोलेंगे? तो इस विधि द्वारा मृत जीवी पोषण बोलेंगे। इस विधि अब जानते हैं मृत जीवी किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण विधि द्वारा ग्रहण करता है उसे मृत जीवी कहते हैं। मतलब देखिए मृत जीवी पोषण में और मृत जीवी में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया कि पोषण एक विधि हो गया और मृत जीवी एक जीव हो गया। पोषण क्या हो गया? एक विधि हो गया, मतलब एक प्रोसेस हो गया, और मृत जीवी एक जीव हो गया। पोषण एक विधि हो गया, मृत जीवी एक जीव हो गया। तो मृत जीवी द्वारा मतलब जिस पोषण द्वारा मृत जीवी भोजन करते हैं उस विधि को पर पोषण मृत जीवी पोषण कहता है। जिस विधि द्वारा मृत जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उस विधि को पर पोषण कहते हैं। और जो जीव इस पोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं उस जीव को हम लोग मृत जीवी कहते हैं। एग्जाम्पल जान गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं जल्दी में कि उसके बाद आता है पर पोषण। पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब पोषण, मतलब दूसरे पोषण। वैसा जीव जो किसी जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से
रहकर अपना भोजन ग्रहण करे उसे परपोषण कहते हैं। परजीवी पोषण पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जीव से, पोषण मतलब पोषण, मतलब दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। जिसमें आपने डेफिनेशन बताया मैंने, परजीवी पोषण वैसा जीव जो किसी जीव पर अस्थाई का मतलब समझते हैं कि हमेशा के लिए रहकर, मतलब जो जीव किसी जीव पर, मतलब कोई एक जीव हो गया और उसके शरीर पर दूसरा जीव चला गया, और अस्थाई मतलब हमेशा के लिए उसके जीव पर है और उसे अपना न्यूट्रिशन मतलब पोषण कर रहा है, उससे अपना जो भी ज़रूरत का, मतलब जैसे में एनर्जी होता है, कोई भी ऊर्जा, जैसे विटामिन, जो भी उसके लिए ज़रूरत है वो उस जीव से खींच रहा है। अस्थाई रूप से रकम, अस्थाई मतलब हमेशा के लिए, या अस्थाई का मतलब आया यहाँ से, कभी न्यूट्रिशन लिया, कभी वहाँ से, कभी इधर उधर, वैसे अस्थाई मतलब नहीं रहता है, इधर उधर छपता रहता है, और अस्थाई मतलब इधर उधर छपता रहता है, एक जगह शांत नहीं रहता है। तो इस रूप मतलब रहकर वो अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे में लैक्टोबैसिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस जानते होंगे, दही में पाया जाता है, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल में रहता है, और इसका जानते होंगे लैक्टोबैसिलस हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, और जब आहार नाल में जाता है तो विटामिन B12 रिलीज करता है, विटामिन B12 रिलीज करता है, लैक्टोबैसिलस विटामिन B12 रिलीज करता है। और भी जान लेते हैं इसका एग्जांपल, उसमें जीवाणु हो गया, वायरस भी, जिसको वायरस बोलते हैं, जो हमारे शरीर पर होता है, इसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और इसी को हार्मफुल पहुंचाता है, इसी हो गया। और उसके बाद लास्ट जानते हैं प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण मतलब इसका अर्थ होता है, प्राणी संपोषण कहने का मतलब क्या है, तो चलिए हम जानते हैं प्राणी संपोषण आखिर किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में मानव, अमीबा, मेढक। जैसे में प्राणी संपोषण, देखिए वैसा जीव जो भोजन ग्रहण कर और उसे पाचन कर देता है, सिंपल भाषा में उसी को प्राणी संपोषण कहता है। जैसे में जो जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, जैसे में हम लोग भात चावल खाते हैं तो ठोस होता है और उसको प्राप्त करके अपना पोषण करता है। जैसे में भोजन करके हम लोग अपना पोषण करते हैं तो हम लोग प्राणी संपोषण होगा। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो प्राणी संपोषण उस जीव को कहते हैं जो जीव अपना भोजन ग्रहण करता है और उस ग्रहण करके उसको पाचन कर लेता है, उसी को हम लोग प्राणी संपोषण कहा जाता है। तो प्राणी संपोषण कहा जाता है। तो ऐसा करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग अब तक यहीं तक विराम करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पौधों में पोषण किस तरह होता है और मानव में पोषण किस तरह होता है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस चैनल के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।